हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी तरीके से सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी अभी कर रहे होंगे। तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ फ्रेंड्स। हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैडम जी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पाठ है फ्रेंड्स EVS NCERT की क्लास 4 की बुक्स है, जिसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 4 तक अमृता की कहानी तक जो है फ्रेंड्स चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आज के डेट में जो है एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंटेंट से ही बीच बीच से उठाकर प्रश्न और काफ़ी लेंदी प्रश्न जो है स्टेटमेंट टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 5 को, अनीता की, जिसका शीर्षक है अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें एक लड़की जो है फ्रेंड्स जिसका नाम है अनीता है, वो ही इस कहानी में अपना एक्सपीरियंस बता रही है। जैसा कि देखिए, मेरा नाम अनीता है खुशवाहा है, अनीता खुशवाहा उनका नाम है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बुचाहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूं। मैं मधुमक्खी पालन करने का भी काम करती हूँ। तो अनीता क्या क्या करती है, कॉलेज में पढ़ती भी है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन का भी काम करती है। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। सोच सकते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मधुमक्खी पालने का काम कितना रिस्की और जिम्मेवारियों से भरा काम है फ्रेंड्स। तो कितना ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो कर रही थी। क्यों कर रही थी? अपने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था। अनीता जब छोटी थी तो उसको भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। जैसा कि आपने जानते हैं फ्रेंड्स कि पिछले दिनों में जो है लड़कियों को पढ़ाने से माँ बाप काफ़ी हिचकते थे। ऐसी समाज में धारणाएं बनी हुई थी फ्रेंड्स कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें तो जो है चूल्हा चौका ही संभालना है। लड़के को पढ़ाने पे ज़्यादा बल देते थे गार्जियन। तो यह एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है फ्रेंड्स एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा यानी कि स्टार गर्ल है। यहाँ से प्रश्न जो है फ्रेंड्स पूछे जाएंगे कि चमकता स्टार गर्ल से आप क्या समझते हैं, चमकता सितारा किसे कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, चमकता सितारा का अर्थ होता है स्टार गर्ल। स्टार चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की अवधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। अब यहाँ से एक और बात कह रहा है, तो स्टेटमेंट टाइप के जो है फ्रेंड्स लेंदी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि चमकता सितारा से क्या तात्पर्य है। वहाँ ऑप्शन में आपको गर्ल स्टार भी रहेगा। ये भी रह सकता है कि चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने उस स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तीसरा ऑप्शन में रह सकता है कि ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ। देखिए अनीता कितनी खुश है। यहाँ पे स्कूल जाना एक सपना था। अनीता के लिए स्कूल जाना एक क्या था, एक सपना सा लग रहा था उसे। एक दिन मैं स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये किसने कहा? ये अनीता बता रही है। कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। किन्होंने मना कर दिया फ्रेंड्स? तो अनीता के माँ और बाबूजी ने मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। अनीता उस दिन क्या की? काफ़ी रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने मेरी माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। यानी कि अनीता के स्कूल के टीचर भी काफ़ी सपोर्ट किया अनीता को। उनके माँ बाबूजी को घर पे जाके समझाया। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। यानी कि जो 6 से 14 साल की उम्र तक का जो है, 6 से 14 साल के बच्चों का जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसके बारे में भी अनीता के माँ और बाबूजी को समझाया। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। जब माँ पिताजी को पता चला कि 6 से 8 तक एक भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले के जो गार्जियन होते थे तो कमाई धमाई का भी साधन उतना अधिक नहीं होता था, तो वो डर जाते थे, हताश हो जाते थे कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे बेटी को पढ़ाने के लिए। जब उन्हें पता चला कि ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा
तो माँ बाबूजी तैयार हो गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। किसने? अनीता कह रही है कि मैंने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। यानी कि अनीता जो है एक प्रकार की क्रिएटिव लड़की, एक्टिव लड़की थी। वो क्लास में हमेशा क्या करती थी? टीचर से सवाल जवाब पूछते रहती थी। अब यहाँ पे इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि हिसाब लगाओ कि स्कूल के सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। बच्चे के अंदर की जो है क्रिएटिविटी को जगाने के लिए स्कूल आने जाने में, मतलब दूर दराज में जब बच्चों का घर होता है, 1 किलोमीटर के अंदर से भी दूर अगर होता है, तो आने जाने में व्हीकल में भी खर्च वगैरह, खाने पीने में, टिफ़िन वगैरह में हो जाता है। कापिया में कितना होता है, पेंसिल, यूनिफॉर्म, बस्ता, खाने का डिब्बा, जूते, इन सब में जो है कितना खर्च हो जाता है। तो बच्चों से कहा गया है एक आंकड़ा जोड़कर लिखने के लिए। तो ये काम बच्चे का है और बच्चे ही करेंगे। हम तो सिर्फ वही करेंगे जो आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। ये सारे भी बच्चे से ही कहे जा रहे हैं कि तुमने जो है इस साल कितने रुपए की स्कूल की कापियाँ खरीदी, तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो। तो बच्चे का जिज्ञासा जानने से रिलेटेड ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। देखिए यहाँ पे अनीता ट्यूशन पढ़ा रही है, कितनी अच्छी बात है। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। यानी कि 5वीं क्लास पढ़ने के बाद अनीता ने खुद से बच्चों को जो है घर में होम ट्यूशन देकर, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च आगे का निकाला। एक याद, अनीता की एक याद है, देखते हैं क्या है जो अनीता शेयर करना चाहती है हम लोगों से। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। यानी कि दूसरे कोचिंग सेंटर वालों ने अनीता से जलने लगे और बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिए। तो 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। सिर्फ 2 ही बच्चे थे जो कंटिन्यू अनीता के पास आते रहे। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। कुछ दिनों के बाद जो बच्चे छोड़ कर गए थे वो भी बच्चे क्या किए? वापस आ गए अनीता के पास। क्या तुम कुछ ऐसे लोग होते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। कहने का तात्पर्य यह है कि अनीता की तरह ही कुछ लाचार बच्चों को आप लोग जानते हैं जो पढ़ाई में पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उनके बारे अपने कक्षा में जो है आप चर्चा करें। अध्यापक के लिए देखिए यहाँ कार्य दिया हुआ है कि बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो यहाँ से भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आपके CDP टाइप के मतलब क्वेश्चन बनेंगे। वाद विवाद करने से बच्चों के अंदर किस प्रकार की सृजनात्मकता बढ़ती है। तो वाद विवाद करने से जो है बच्चे को यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया फ्रेंड्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। बच्चे जो है क्लास में अपनी राय रखने के लिए जो है सक्षम हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर तक जो है वो हर बच्चों का क्या है? अधिकार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनीता बाइक भी चला रही है, अपने पैरों पर किस तरह से वो खड़ी है, आत्मनिर्भर बन चुकी है। सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है। चर्चा करो। क्या RTE अधिनियम 2009 या 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है फ्रेंड्स कि मुफ्त एजुकेशन 6 से 14 साल का जो है वो किस एक्ट के तहत पास हुआ था? तो RTE अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया। किसने? अनीता ने, कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। और घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। अनीता के माँ और बाबूजी भी अब जागरूक हो चुके थे, बेटियों को पढ़ाने के पक्ष में हो चुके थे। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। अब मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। देखिए एक राज, अनीता अपने एक राज बता रही है कि मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। अब बहुत बार चोट लगी पर मज़ा भी आया। यानी घर में किसी को नहीं बताती थी और मोटर बाइक भी वो चला रही थी। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि मधुमक्खियों को किसके फूल काफ़ी लुभाते हैं? तो लीची के। या मधुमक्खियों के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और वहाँ पे कहेगा कि इनमें से कौन सही है।
इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। यानी कि वो जो मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव से जो थी अनीता, तो वो वहाँ पे जो है यही कारोबार होता था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लीची की खेती होती है, लीची के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ के लोग मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। तो अनीता सोची कि क्यों ना मैं भी कर लूँ, जैसे कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारी पढ़ाई में भी मदद हो जाएगी और माँ बाबूजी की भी हेल्प हो जाएगी। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स में भाग लिया, यानी कि एक कोर्स करने लगी, यानी काम कैसे होगा नहीं होगा सीखने के लिए। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। बताओ, पहली बार अनीता एक ऐसी लड़की थी जो उस कोर्स में भाग ले रही थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और ये प्रश्न कितने बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है फ्रेंड, कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब से कब तक होता है। तो वो जो है अक्टूबर से दिसंबर तक उनके अंडे देने का समय होता है, जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी होता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, या मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा महीना होता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बच्चे के लिए क्रियाकलाप है वो बच्चे करेंगे। अध्यापक के बारे में क्या है वो हम देख रहे हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें और साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में भी बच्चों की सहायता करें। चलिए करेंगे, अवश्य करेंगे। अनीता मधुमक्खी पालन, अनीता अब मधुमक्खी पालन कर रही है। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपये नहीं थे। बताइए, अब कोर्स करने के बाद इनके पास जो है रुपये की कमी है बेचारी के पास। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाएँ। बताइए, उन दिनों 5,000 का कितना महत्व होता होगा। इन रुपयों में मैंने मधुमक्खियों को पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। अब बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदें। 4,000 का तो 2 बॉक्स ही हो गया। देखिए, कुछ इस तरह से जो है मधुमक्खी का काम करना शुरू किया है। यहाँ पे आसपास में जो है जितने भी लीची के ये सब पेड़ है फ्रेंड्स, सब पे मधुमक्खियाँ रहती है। मधुमक्खियाँ के फूल से शहद चूसती है, तो चीनी भी काफ़ी पसंद होता है, तो इसलिए इस चीनी वाले बॉक्स में भी मधुमक्खियाँ आती है जिसमें शहद छोड़ती है। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे। यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। चित भी उसका और पट भी उसी बेचारी का था। क्या तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? बच्चे को पता लगाना चाहिए। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि मधुमक्खियों के काटने पर जो है जख्म को ठीक करने के लिए क्या लगाए जा सकते हैं घरेलू उपचार के रूप में। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो तथा अपना मनपसंद नाम लिखो। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। देखिए, यहाँ से 1 नंबर पक्का हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। ठीक, मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। बताइए, यानी कि 12 चौके 48 किलो शहद अनीता को कुल मिले। जो मैंने बाज़ार में बेचा मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। बताइए, जब 4 बक्से लगाई तो उससे 48 किलो जब शहद हुए हैं, तो उसको बेचकर अनीता ने 20 बक्से खरीदे। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है, तो अब बच्चे बताएंगे। एक बक्से का कीमत जब 2,000 है तो 20 बक्से का कीमत कितना हो जाएगा, 40,000। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। अनीता की माँ भी हेल्प कर रही है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। वाह, क्या बात है। और बक्सों से शहद निकालते हैं। अनीता का भी अब हेल्प हो रहा है, घर से मिल रहा है। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती रहती है अपना काम। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, यानी कि अनीता अब खुदरा व्यापारी से अब होलसेलर बनना चाहती है, यानी होलसेलर शहद का व्यापार करना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। चलिए, ये सब तो नहीं पूछते हैं एग्जाम में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बना। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि रानी मक्खी की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है एक छत्ते में, जो अंडे देती है। अंडे देने का काम कौन करती है, तो रानी मक्खी करती है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सही है। कभी इनमें से 2 सही होगा, कभी 1 या कभी तीनों सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
तो इसलिए कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कंटेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ 2-3 बार, तो समझ जाइए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत, क्योंकि मैंने भी सीटेट इसी तरह से कंटेंट पढ़ पढ़ के क्लियर किया है। ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। नर मक्खी की संख्या काफ़ी कम होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, यानी कि काम करने वाली एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी होते हैं जो प्रजनन के काम आते हैं, और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी कि डांस करने लगती हैं कि हमें जो है रस मिल गया मिल गया मिल गया। उससे क्या होता है, दूसरी मक्खियों को, जब वो डांसिंग मधुमक्खी डांस करने लगती हैं तो जो है दूसरी मधुमक्खी उसके डांस को देखकर आकर्षित होकर आ जाती हैं और वहाँ से रस चूसने लगती हैं। दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालना भी हो तो यही करती हैं। ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद, यानी कि मक्खियाँ ना हो, काम करने वाली मक्खियाँ अगर ना हो तो ना ही छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब ऑप्शन में रहेंगे कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करता है, तो वो गलत ऑप्शन होगा। नर मक्खी जो है कुछ खास काम नहीं करता, वो सिर्फ उसे जो है सिर्फ प्रजनन कामों में हिस्सा होती है उसकी। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, तो आप सोचकर बता सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि समूह में रहने वाले जो है कीड़े कौन कौन से हैं, तो जैसे कि चींटी हो गए फ्रेंड्स जो समूह में रहते हैं, मधुमक्खी हो समूह में रहता है, ततैया जो है वो रहता है। ठीक है, ततैया समूह में रहता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो इस तरह के बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है समूह में रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक, आप जानते होंगे। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, और सभी चींटियों का काम बटा होता है। चींटियों का क्या होता है, बटा हुआ रहता है। सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, तो अंडे कौन देती है, तो सिर्फ ये मधुमक्खी की भांति ही रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, बिल के पास एकदम तलवार लेकर खड़े रहती है, इस तरह से चींटियाँ। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो देख सकते हैं आपकी मधुमक्खी और चींटी में ये जो काम का जो है जो रूटीन है लगभग फ्रेंड्स सेम ही है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए दीमक, इसी का नाम मैं भूल रही थी। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक, दीमक, ततैया, चींटी और मधुमक्खी सारे क्या हैं, समूह में रहने वाले हैं। अब यहाँ से बच्चे से प्रश्न पूछा गया कि चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है, तुम्हें क्या लगता है। चलिए, ये सारे बच्चे का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं, तो चींटियों को देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 पैर हैं। ठीक, 8 पैर होते हैं। और चींटियाँ इस तरह से जो है लाइन में रहती है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से लाइन में अपना समूह, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा चींटियाँ एक लाइन में ही चलती है। तो यहाँ तक था अनीता की कहानी का सफ़र। आगे की वीडियो में फिर हम इससे नेक्स्ट वाली कहानी को लेकर आएंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने सारे क्वेश्चन मधुमक्खी और चींटियों से रिलेटेड आते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा ना, इसी एक कहानी से सारे कवर किए गए हैं, इसी कहानी से लिए गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन बेल आइकन को प्रेस करके ऐसा वाला जो है आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।